हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग की। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था वो बुक कीपिंग के डिफरेंसेस थे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो डिफरेंसेस थे वो हमने बताए थे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। तो सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तरह की सब फील्ड्स होती हैं। तो जो सबसे पहली सब फील्ड होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में जानी जाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो सबसे पहली सब फील्ड्स होती है वो फाइनेंशियल ऑफ अकाउंटिंग होती है। इसके अंदर हम लोग सभी प्रकार के फाइनेंशियल डाटा को जान सकते हैं। इसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। ये मेनली हमें किसी भी बिजनेस का नेटवर्क जानने में आसानी पैदा करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में क्यों जानी जाती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हम लोग इसको ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मतलब हम लोग ज़्यादातर इसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। मतलब ये है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है इसी से तैयार कर सकते हैं। तो इस सबसे पहली जो सब फील्ड है अकाउंटिंग है, ये है कि हम लोग सभी प्रकार के रिपोर्ट्स जो है वो एक्चुअल जो डाटा है वो तैयार किया जा सकता है यहाँ से। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रूप में इसकी सब फील्ड जो दूसरी वो जानी जाती है। इसके अंदर हम किसी भी तरह के रिपोर्ट्स को ना बनाकर बल्कि इसमें हम बहुत से रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। इसमें हम का क्या कहा गया है, अकाउंटिंग एज अ मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों कहा गया है, दोनों के बीच में फर्क समझिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों कहा गया, दोनों के बीच में फर्क चीज़ है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं। रिपोर्ट्स का मतलब हो गया हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। ये बनेंगे, ये सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये कहाँ पर बनाई जा सकती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बनाई जा सकती हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी तरह की अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार नहीं करते हैं, बल्कि इन रिपोर्ट्स के माध्यम से, ये जो हमें डाटा मिला हुआ होता है, इनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं जिससे कि हम लोग उसके ऊपर एक्शन ले सके। मतलब एक आप ये बात समझ लीजिए कि हमें किसी तरह के डिसीजंस लेने हैं फ्यूचर में। तो जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट का काम है। और यहाँ पर मैनेजमेंट किस तरह से डिसीजन ले सकती है, जब उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, ये सारे डाटा से सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी। अगर ये रिपोर्ट्स ही अवेलेबल नहीं होंगी तो हम किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए और सारी रिपोर्ट्स तैयार करनी होंगी और मैनेजमेंट के सामने उसको रखना होगा। तो जो रिपोर्ट्स किसी बिजनेस डिसीजन के लिए ली जाती है वो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम बिजनेस स्टार्ट करने की कंडीशन में हैं या नहीं है, या कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करना है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कंडीशन में है या नहीं है, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलेगा। अब जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये रिपोर्ट्स ले लेंगे, उसके बाद ही हम बना सकते हैं कि हम जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसके एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, उसका पूरा कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट वो तैयार यहाँ से किया जा सकता है इस रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्चुअली काम क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम होता है, कि वो किसी तरह के एक्शन लेने या किसी तरह की जानकारी के लिए नहीं होती, बल्कि वो उसका क्या काम होता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स को जानना होता है और उसके ऊपर कंट्रोल करना होता है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो अननेसेसरी तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो जिनकी ज़रूरत हमारी बिजनेस में नहीं है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। जो कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी वो आप लोगों को पता होगा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग की एक्चुअली जो शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी।
और इंग्लैंड के ही इंस्टीट्यूट से इसको डिफाइन किया गया था या इसको बताया गया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग को एक्चुअली करना क्या होता है और किस तरह से ये एक बिजनेस में एक रोल प्ले कर सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, उसको ध्यान में रखने के लिए, देखने के लिए इसको तैयार किया गया था। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग क्या है? अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग का मतलब सीधा से ये है कि हम लोगों के जो अकाउंटिंग्स होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग्स ना सिर्फ वो बिजनेस में ही बल्कि सोसाइटी में उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा उसको भी समझाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए हमने कुछ ऐसा किया है कि बात को समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं जो कि नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। अब वहाँ पर उस बिजनेस को रन करने हैं, वहाँ पर किसी तरह का हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन उसमें सोसाइटी को कितना बेनिफिट्स हो रहा है, सोसाइटी को कितना हेल्प हो रहा है, वो हम किससे जान सकते हैं? इस अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग से। यहाँ पर हम बहुत से एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो सही से सोशली वो यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बारे में यहाँ पर जाना जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, एचआर का नाम सुना होगा, उसी तरह की अकाउंटिंग, वहाँ पर भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि ह्यूमन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उनकी डिटेल रखना, उसमें अकाउंटिंग नहीं की जाती बल्कि एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ डिटेल को ही रखना वहाँ पर पड़ता है। हमारे एक्सपेंसेस इनकम्स को जो कि एचआर की तरफ से किए जाते हैं उनकी डिटेल को रखना भी एक तरह की अकाउंटिंग। जैसे सैलरी की बात हो गई, सैलरी का क्या है, पूरा डाटा कहाँ से जाता है, वो एचआर की तरफ से जाता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो सैलरी के होते हैं वो सारे ज़्यादातर एचआर की तरफ से जाते हैं। तो इस तरह के अकाउंटिंग को मेंटेन करने का काम ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है। तो ये भी एक तरह की सब फील्ड्स के रूप में जानी जाती है। तो ये 5 तरह की सब फील्ड्स होती हैं जो कि कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में इनका भी रोल होता है। कहीं ना कहीं ये भी अपना एक पार्ट यूज़ कर रही होती हैं अकाउंटिंग का। ये हालांकि ये सबकी जो चीज़ें हैं वो आके मेनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग तक ही जाती हैं, लेकिन ये एक सब फील्ड की तरह जानी जाती हैं कि इसमें भी हम लोग खर्चों को काउंट करते हैं और उनको जोड़ते हैं, उनको रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे समझेंगे? यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपका बिजनेस क्या है, बहुत अच्छा रन कर रहा है, ठीक है। एक बिजनेस को अच्छा रन करने के लिए कैसे पता चलेगा कि एक बिजनेस अच्छा रन कर रहा है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, सारी चीज़ें बना के हम ये समझते हैं कि एक हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट में है तो इसका मतलब अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पर यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन लोग यूज़ करते हैं, इसका मेन मतलब ये है कौन कौन लोग यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट दिया, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस में पैसा डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाए, इनडायरेक्ट इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को क्या ज़रूरत है इसको जानने की, किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग को समझते हैं कि बहुत सीधा सी बात है कि मान लीजिए हम इन्वेस्टर हैं और हम किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, तो हमें ये पूरा हक बनता है जानने का कि उस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और फ्यूचर में हमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए, या अपने शेयर्स वहां से निकाल लेने चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी रखने के लिए क्या करना होता है, इन्वेस्टर को अकाउंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है और अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी होता है, तभी वो कोई अपने डिसीजन ले सकता है। तो इन्वेस्टर का पहला पॉइंट ये एम्प्लॉयज। सेकेंड ये है
अब सेकंड में एम्प्लॉयज़ के बारे में क्यों बात की गई है, जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया कि एक एम्प्लॉय किसी कंपनी में क्यों काम करता है, इसलिए करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके, उसकी सैलरी बढ़ सके, उसके फंड बढ़ सके, उसको अदर बेनिफिट्स हों। लेकिन जब एक कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है और ऐसे चांसेस है कि फ्यूचर में हो सकता है कि वो कोलैप्स कर जाए, बंद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय या सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ पर क्यों रुकना चाहेंगे या किस चीज़ को ध्यान में रख के वहाँ पे रुकेंगे, जब उनके बीच में इस तरह का डर होगा कि उसका बिजनेस, उनकी कंपनी हो सकता है फ्यूचर में बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में एम्प्लॉयज़ को भी अकाउंटिंग को उस कंपनी के समझना ज़रूरी है। अगर उनको ये पता लगता है कि आने वाले 5 सालों में इस कंपनी का फ्यूचर कुछ नहीं है, तो उनके अपने लिए नए चांसेस या नए इंतज़ाम, नई चीज़ें अरेंज करना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, नई कंपनी सर्च करने में वो पहल कर सकते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद लीडर्स, लीडर्स का भी नॉर्मली वही प्रोसेस है। लीडर्स क्यों रखते हैं, लीडर्स का जो यहाँ पर बात की गई है कि उनके लिए इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है, क्यों अच्छा कर रहा है, या कौन सा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा और क्यों अच्छा नहीं कर रहा है। उसके ऊपर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा टिकी हुई होती है। तो लीडर्स इसलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर बिजनेस से चल रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ग्रोथ नहीं हो रही तो क्या रीज़न्स हैं, और किस तरह की फैसिलिटीज़ और प्रोवाइड की जा सकती हैं इन कंपनीज को जिससे कि वो और कर सकें। तो इसलिए लीडर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझना। उसके बाद सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सप्लायर्स का क्या काम होता है, प्रोडक्ट को सप्लाई करना और उधार में सप्लाई करना या नकद में सप्लाई करना। बहुत से लोग उधार में भी करते हैं, क्रेडिट से, कुछ सब कैश में भी। तो मतलब सीधा से जानने के लिए कि ये लोग क्यों सप्लाई करेंगे किसी कंपनी में, अगर लगेगा कि उस कंपनी का फ्यूचर नहीं है, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में वो कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी का ओनर कहीं चल भाग जाएगा या बैंकरप्ट हो जाएगी कंपनी, तो वो क्यों अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो इन्वेस्टमेंट है या अपनी चीज़ें हैं वहाँ पर यूज़ करेंगे या उनको उधार देंगे, क्योंकि उनको इस बात का डर सताता रहेगा। तो वो उनके लिए भी जानना उतना ही ज़रूरी है उस कंपनी की अकाउंटिंग या बैलेंस शीट को, जिससे कि वो कंपनी के बिजनेस को कंटिन्यूसली रन करा सकें, साथ में चल सकें, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकें या उधार पर दे सकें। अगर अकाउंटिंग उनको प्रॉफिट में नहीं दिखता है, उनका लगता है कि बैलेंस शीट स्टेबल नहीं है या प्रॉफिट सही नहीं आ रहा है, तो वो बहुत पहले से ही अपने बिजनेस को, अपने सप्लाई को रोक सकते हैं। इसलिए इनको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कस्टमर। हालांकि कस्टमर्स का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, लेकिन कस्टमर्स इसलिए भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी कंपनी के बंद होने के चांसेस होते हैं या फ्यूचर में बंद होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ का जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होने लगती है और कहीं ना कहीं उसमें रेगुलरली डाउनफॉल आने लगता है। तो इसलिए जो कस्टमर हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं या वहाँ से परचेस करना कम कर देते हैं, जिससे कि उनकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो उनको ख़राब ना मिले। तो इसलिए कस्टमर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, गवर्नमेंट एंड एजेंसीज इसलिए करते हैं क्योंकि उनको तो टैक्स देना होता है और उनको ये भी देखना होता है कि कहीं अकाउंटिंग में कुछ ऐसी चोरी तो नहीं हो रही है जो इन फ्यूचर कंपनी एक बहुत बड़े अमाउंट को छुपा के रखे। तो इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अकाउंट्स को चेक करती रहती, देखती रहती है, जिससे कि उनको टैक्स लेने में, एक्साइज ड्यूटी लेने में तो इस तरह से उनको किसी तरह की, मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी जानकारी जो छुपाई गई हो उसको पता लगाया जा सके। तो गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज भी कंटिन्यूसली किसी भी कंपनी पर इसीलिए अकाउंटिंग को प्रॉपर उनकी नॉलेज में रखा जाता है या उस पर वो कंट्रोल रखते हैं या उसको ध्यान रखते हैं या देखते रहते हैं कि किस कंपनी की क्या ग्रोथ हो रही है और किस तरह से ग्रोथ हो रही है, कितना टैक्स वो पे कर रहे हैं, कितना नहीं पे कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी सारे टाइम पर पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसको समझने के लिए भी गवर्नमेंट उस पर अपनी नज़र रखती है। पब्लिक जैसे नॉर्मली है, पब्लिक में सभी लोग आ जाते हैं, उनका भी सेम वही है कि वो फ्यूचर में उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, मान लीजिए कुछ लोग हैं कि ये चाहते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, उन कंपनी की ग्रोथ को देखने के लिए, तो पब्लिक के लिए भी वो
बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और सारी चीज़ें ओपन कर दी जाती हैं जिससे कि पब्लिक भी इसको समझ सके। मैनेजमेंट की भी सेम बात हो गई। मैनेजमेंट का काम भी वही है कि डिसीजन लेना, डिसीजन लेने के लिए वो अकाउंटिंग को समझने की कोशिश करती है। जब कोई मैनेजमेंट या कोई कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किसी कंपनी को तभी रन करा सकता है जब उसके पास प्रॉफिट एंड लॉस, उसको पता हो कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, बैलेंस शीट में ये चीज़ें दी गई हैं, इस तरह से बिजनेस को आगे रन कराया जा सकता है। तो वो किसी डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट को इस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को समझना ज़रूरी होता है। या नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाले हैं तो नए प्रोडक्ट को भी लॉन्च करने के लिए भी प्रॉफिट एंड लॉस को समझना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट के लिए किसी भी तरह का डिसीजन बिना इसके पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है, जितने लोगों का भी यहाँ पर हमने आपको नाम बताया, चाहे वो इन्वेस्टर हो, एम्प्लॉयज़ हो, लीडर्स हो, सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स हो, कस्टमर हो, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज हो, पब्लिक हो, मैनेजमेंट हो, जितने भी लोग होते हैं उन सब का एक मेन काम क्या होता है कि अकाउंटिंग की जानकारी रखना किसी भी कंपनी की, जिससे उनको पर्सनली किसी तरह का लॉस ना हो और वो सही डिसीजन सही समय पर ले सकें। तो उम्मीद है कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। अब अदर का मतलब क्या हो गया कि हम बहुत तरह से देख सकते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, अकाउंटिंग में हम लोग बहुत सी चीज़ों को साथ लिए बिना काम नहीं कर सकते हैं या सही डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। अब अकाउंटिंग सिर्फ सिंगल अकाउंटिंग के रूप में नहीं जानी जा सकती है, अकाउंटिंग को इकोनॉमिक्स के रूप में तो यहाँ पर बहुत सीधे से बताया गया है कि अकाउंटिंग्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनका हम रिलेशनशिप आपको बता दें। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से समझने की बात है कि अकाउंटिंग क्या है। किसी भी चीज़ के हम लोग रिपोर्ट्स नंबर में रखते हैं, ठीक है, और उन नंबरों का यूज़ कैसे किया जाता है। एक तरफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है कि हम सोसाइटी की कह सकते हैं कि पूरे के पूरे सरकमस्टांसेस को, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उसकी परचेजिंग पावर को, उसकी सेल को, कंपनीज की डिमांड को, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सोसाइटी में, उन सबको समझने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उस अकाउंटिंग के भरोसे पर ही हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मार्केट में कर सकते हैं या उसको लागू किया जा सकता है। हमें पता नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। सिंपली हम अपना एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए मुझे पता ही नहीं है कि मेरी पॉकेट में कितना अमाउंट है। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमें कितना अमाउंट है और हमें भूख लगी हुई है और हम कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, तो क्या हम खा सकते हैं? हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी अकाउंट जेब में कितना पैसा है। जब हमें हमारी पॉकेट में पता ही नहीं कि कितना पैसा है तो हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं। हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमें पिज़्ज़ा खाना है 500 रुपीज़ वाला और हमें नहीं पता है कि हमारी जेब में कितना, और हमें ये डर है कि अगर कम निकले तो क्या होगा, कहीं बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है कि हमें पहले अपनी पॉकेट में हाथ डालना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास कितनी अमाउंट है। जब हम पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे कि 500 रुपीज़ हैं तो वेल एंड गुड, हम जाके पिज़्ज़ा खा लेंगे, और नहीं है तो फिर हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अकाउंटिंग की क्या है, अपनी अमाउंट की, अपनी पॉकेट को हमने चेक किया, 500 रुपीज़ मिले। 500 रुपीज़ जब मिल गए तो एक एक्टिविटी हमारी क्या हो गई कि हम पिज़्ज़ा खा लेंगे, ठीक है। अगर 500 रुपये ना होते तो हमारी ये एक्टिविटी होती इकोनॉमिक एक्टिविटी, पिज़्ज़ा हम नहीं खा पाते, बल्कि उसकी जगह पर कोई ऐसा आइटम खाते जो कि 500 रुपये से कम का होता। तो हमने पहले अकाउंटिंग की, पहले पता किया कि हमारे पास कितना पैसा है, फिर हमने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी की। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों साथ में कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। हम अकाउंटिंग से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से ही अकाउंटिंग को किया जा सकता है।
अब दूसरी सबसे बड़ी चीज है स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। अब अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स तो समझ में आ गया, अब स्टैटिस्टिक का यहाँ पे क्या रोल है? वही रोल है जो हमें चीजों को सही से समझना सिखाता है। अकाउंटिंग में हम ये तो समझ जाए